हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन बिहार मतलब एंशिएंट बिहार। प्राचीन काल से ही बिहार भारत के सबसे समृद्ध और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक रहा है। यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ साथ आगे चलकर यह कई महाजनपदों का उदय का केंद्र बना, बल्कि कई शक्तिशाली साम्राज्यों का भी उदय का केंद्र बना। तो आज के इस टॉपिक में हम उन्हीं महाजनपदों के बारे में, उन्हीं शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। तो प्राचीन बिहार का इतिहास प्रारंभ होता है 6th सेंचुरी बीसी, मतलब कि 600 ईसा पूर्व के आसपास। इसके पहले का जो प्राचीन बिहार था उसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। इसके पहले जो शासक राज्य करते थे उनकी एक दो पीढ़ी के बारे में या तो लोक कथाओं में या लोगों के द्वारा कही या सुनी जाती है, लेकिन उनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जो लिखित साक्ष्य मिलता है, जो महाजनपदों की जानकारी मिलती है, वह 600 ईसा पूर्व के आसपास है। तो महाजनपद की सबसे पहले जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। तो ये 16 महाजनपद हैं जो 600 ईसा पूर्व के आसपास पूरे भारत में 16 महाजनपद का विस्तार हो रहा था, ये फल फूल रहे थे। इनकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। दोनों में ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ कुछ नामों में मतभेद है। लेकिन आज जो जनपद की हम यहाँ चर्चा करेंगे वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से ली गई है। तो सबसे पहला जो गणराज्य है, सबसे पहला जो जनपद है वो है मगध। दूसरा अंग जो भागलपुर और बिहार में था, काशी वाराणसी मतलब यूपी से थी, कौशल अयोध्या, बज्जी आज का मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला आता है। मल महाजनपद देवरिया जिले से संबंधित है। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। बस कौशाम्बी आज का इलाहाबाद है। कुरु या इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली या मेरठ है। पांचाल आज के समय में रुहेलखंड में आता है। मत्स्य जयपुर अलवर राजस्थान का इलाका है। सूरसेन मथुरा यूपी का इलाका है। अस्मक गोदावरी घाटी है, और ये जो अस्मक गोदावरी घाटी में है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, मतलब दक्षिण भारत में बस यही एक महाजनपद था। अवंती उज्जैन में है, गांधार अफगानिस्तान में और कंबोज कश्मीर में। तो ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मण सूत्रों, महाभारत और कई पुराणों में भी इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन सभी की चर्चा नहीं मिलती है। किसी किसी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन एकत्रित रूप से, इकट्ठे रूप से इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो बस दो धर्मों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ही मिलती है। भारत के मैप में हम देख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक, और जो सबसे शक्तिशाली था वो है मगध। यहाँ आप गंधार अफगानिस्तान में देख सकते हैं और कंबोज कश्मीर में। कंबोज की दो शाखा थी, एक शाखा इधर ईरान के तरफ चली गई थी और दूसरा कंबोज की दूसरी शाखा वो कश्मीर में थी। तो जो सबसे बड़ा साम्राज्य है, जो 16 महाजनपदों में जो जनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप से उभरे वो थे मगध साम्राज्य। ये 16 महाजनपद हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा करते रहते थे। जिसकी सेना ज्यादा अच्छी होती थी, जो ज्यादा कुशल राजा होते थे,
वो दूसरे महाजनपद पे आक्रमण करते थे और उनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो इस तरह ये हमेशा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते थे। और इसी क्रम में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरा, जो सबसे शक्तिशाली राजा बना, वो था मगध साम्राज्य। तो शुरुआत में अन्य महाजनपदों की तरह ये मगध साम्राज्य भी बहुत सामान्य साम्राज्य हुआ करता था, बहुत साधारण हुआ करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने अपनी कूटनीति, अपनी नीति के बल पर, अपनी सेना के बल पे अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो शुरुआत में सबसे सामान्य राजा था और बाद में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तो मगध साम्राज्य का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध साम्राज्य की सबसे पहले चर्चा महाभारत में की गई है। उस समय जब महाभारत में इसकी मगध की चर्चा की गई है, उस समय वहां का राजा हुआ करता था जरासंध, जिसे भीम ने पराजित कर दिया था। लेकिन ये जो जिसकी महाभारत में जिसकी मगध की चर्चा मिलती है, इसकी तिथि का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य नहीं है। ये बस लोगों द्वारा सुनी या कही गई है, इसलिए इसका तिथि का निर्धारण नहीं किया जा सका है, ना ही इसका कोई साक्ष्य है। तो जो साक्ष्य के साथ मगध की चर्चा मिलती है, प्रमाण मिलता है, वो सबसे पहले हर्यक वंश से आता है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसका शासनकाल माना जाता है 544 से 492 ईसा पूर्व में। इसने बिंबिसार ने 15 वर्ष की उम्र में राजगद्दी संभाली, मतलब राजा बन गया। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दो नीति अपनाई। पहले थी कूटनीति और दूसरा विवाह नीति, मतलब डिप्लोमेसी और मैरिज अलायंस के माध्यम से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। ये दूसरे साम्राज्य, दूसरे महाजनपद की राजकुमारियों के साथ या तो शादियां कर लेता था और मैत्री संबंध स्थापित करता था, और अगर विवाह ना कर सका तो उससे आक्रमण करके या उसमें फूट डलवाकर उसे अपने राज्य में मिला लेता था। तो सबसे पहले उसने विवाह किया कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से, और इसे दहेज में प्राप्त हुआ। काशी किसे प्राप्त हुआ? बिंबिसार को। कहा, किससे शादी किया? कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से विवाह किया और काशी उसे दहेज में प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने दूसरा विवाह लिच्छवी मतलब वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया, और इससे उसे कोई दहेज में कोई राज्य तो नहीं मिला, लेकिन जो वैशाली भी उस समय का बहुत शक्तिशाली, मगध से भी शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। तो वैशाली के साथ, लिच्छवी के साथ उसका जो राजनीतिक संबंध था वो सुदृढ़ हो गया। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई, दोनों में संबंध सुदृढ़ हो गए। तीसरा विवाह उसने पंजाब की राजकुमारी, उस समय मद्र एक जगह का नाम हुआ करता था जो आज पंजाब में है, तो मद्र की राजकुमारी क्षेमा से किया। और 3 विवाह करने के बाद 3 तरह से अपनी जो उसके साम्राज्य की जो बाउंड्री थी 3 तरह से सुरक्षित कर लेने के बाद जब लिच्छवी के साथ किया तो उत्तर की तरफ सुदृढ़ हो गए, कौशल के साथ किया मतलब काशी के साथ तो पश्चिम से उसकी साम्राज्य सुदृढ़ हो गई। और जब 2 तरफ से इसने अपने साम्राज्य को मजबूत किया, 2 तरफ से अलायंस को मजबूत किया, तो ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। मतलब उत्तर से किया लिच्छवी मतलब कि उत्तर, अगर पश्चिम की दिशा में किया काशी तो मतलब पश्चिम। इसके बाद ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा, मतलब ईस्ट साइड में बढ़ा, और यहाँ था अंग। तो अंग के राजा उस समय हुआ करते थे ब्रह्मदत्त। तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त की इसने हत्या कर दी और अंग को भी मगध में मिला लिया। आज अंग भागलपुर जिले में पड़ता है और अंग की उस समय राजधानी हुआ करती थी चंपानगर, जो आज भी भागलपुर के एक छोटे से गांव है चंपा। तो अंग पे आक्रमण करके वहां के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या करके बिंबिसार ने उसे अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया। इसके बाद उसका ध्यान गया अवंती। अवंती मतलब आज का उज्जैन। अवंती के राजा हुआ करते थे चंद्रप्रदोत। अवंती उस समय का ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए जब उसने अवंती पे आक्रमण किया तो वो युद्ध जीत न सका, मतलब न अवंती हारा और न ही मगध जीता। तो ये युद्ध रहा अनिर्णायक, मतलब न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। तो जब युद्ध अनिर्णायक हुआ तो मगध और अवंती मतलब कि मगध का शासक बिंबिसार और अवंती का शासक चंद्रप्रदोत दोनों ने आपस में मित्रता कर ली। और जब मित्रता करने के बाद अवंती का शासक
चंद्रप्रद्योत जब बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती उज्जैन भेजा चंद्रप्रद्योत की सेवा करने के लिए, देखभाल के लिए। जीवक भी उस समय का एक महान वैद्य हुआ करता था। इसने तक्षशिला जाकर वहां से शिक्षा प्राप्त की थी। जब ऐसा किसी साक्ष्य से पता चलता है कि जो बिंबिसार था उसका संपर्क गांधार मतलब अफगानिस्तान तक था, तो इस प्रकार बिंबिसार ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। या तो उसने विवाह के संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मैत्री की, या कूटनीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो बिंबिसार था उसका जो जीवन था, उसका जो अंत था वो बहुत दुखद हुआ, क्योंकि बिंबिसार अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन उसका दूसरा पुत्र अजातशत्रु ये भी काफी अपने बाप की तरह काफी महत्वाकांक्षी हुआ करता था, ये भी साम्राज्यवाद की नीति की ओर ध्यान दिया। तो इसने जब बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र को गद्दी पे बैठाना चाहा तो अजातशत्रु ने अपने पिता को ही बंदी बनाकर उसे कारावास में बंद कर दिया। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि जो ये अजातशत्रु था ये अपने पिता का हत्यारा भी है, मतलब अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी है। लेकिन जैन धर्म इसे पिता का हत्यारा मानता है, अजातशत्रु को पिता का हत्यारा मानता है कि इसने पिता की हत्या की है। लेकिन उसके विपरीत मतलब जैन धर्म इसकी पुष्टि नहीं करता है, वो ये नहीं मानता है कि इसने हत्या की है, बस वो इसकी पुष्टि करता है कि इसने इसे कारावास में बंद किया है। मतलब कि अभी भी मतभेद है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विवरणों से पता चलता है कि इसने पिता की हत्या की है या नहीं की है, इसमें मतभेद है, लेकिन इसने पिता को बंदी बनाया है, ये दोनों धर्मों में इसकी पुष्टि हुई है। इस प्रकार बिंबिसार का जो जीवन था, बिंबिसार का जो अंत था वो बहुत दुखद रहा। तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बना और उसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इसने भी अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तार की नीति बढ़ाई। इसने भी दो प्रमुख युद्ध लड़े। सबसे पहला युद्ध था कोसल के राजा के साथ युद्ध। कोसल के राजा के साथ युद्ध क्यों करना पड़ा? उस समय कोसल की राजधानी काशी हुआ करती थी और वहां का राजा हुआ करता था प्रसेनजीत। तो इसके पहले हमने देखा था कि कोसल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ था। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाया और उस कारावास में उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे दुखी होकर कोसला देवी की भी मृत्यु हो जाती है। जो उनकी पहली पत्नी थी कोसला देवी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अपनी बहन कोसला देवी की मृत्यु से काशी का राजा, कोसल का राजा प्रसेनजीत बहुत दुखी होता है और जो उसने बिंबिसार को दहेज में काशी दिया था वो काशी पुनः वापस ले लेता है। तो काशी के वापस लेने से अजातशत्रु को गुस्सा आता है और वो काशी पर आक्रमण करता है, जिस कारण राजा प्रसेनजीत से उसकी लड़ाई हो जाती है, संघर्ष हो जाता है और काशी पुनः फिर से अजातशत्रु को प्राप्त हो जाता है। मतलब राजा प्रसेनजीत हार जाते हैं, अजातशत्रु जीत जाता है और काशी दोबारा से मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन यहाँ फिर प्रसेनजीत और अजातशत्रु में मित्रता हो जाती है, दोनों में संधि हो जाती है और प्रसेनजीत क्या करते हैं, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर देते हैं अजातशत्रु से। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में प्रसेनजीत और काशी के राजा प्रसेनजीत और मगध के राजा अजातशत्रु में संधि होती है और प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह वजीरा का अजातशत्रु से करते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी लड़ाई होती है, कोसल से लड़ाई करने के बाद, संघर्ष करने के बाद कोसल काशी को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेने के बाद इनकी दूसरी लड़ाई होती है बज्जी से। मतलब कि जहां जहां बिंबिसार ने अजातशत्रु के पिता ने वैवाहिक संबंध से अपने राज्य में मिलाया था, अपनी जो सेना थी, अपनी जो साम्राज्य था उसे सुदृढ़ किया था, अजातशत्रु के साथ वापस उस साम्राज्य से उनका संघर्ष हो जाता है अजातशत्रु का और वो फिर दोबारा उसी लड़ाई को लड़ता है। जैसे कि काशी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बिंबिसार ने और वज्जी वैशाली से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन अजातशत्रु वापस से संघर्ष कर लेता है वज्जी से भी और काशी से भी। तो वज्जी से भी संघर्ष होता है अजातशत्रु का और वैशाली के साथ भी लंबा युद्ध चलता है और यहाँ अजातशत्रु ने
कूटनीति अपनाई। मतलब कि जो वैशाली के मंत्री थे बस्कार, उसकी सहायता से पूरे जो वज्जी गणराज्य था, वज्जी बहुत सारे गणराज्यों से मिलकर एक महाजनपद बना था, उसमें बहुत सारे गणराज्य थे, तो उसमें वैशाली भी एक गणराज्य था। तो वैशाली का जो मंत्री था बस्कार, उसकी सहायता से वो पूरे वज्जी महाजनपद में संघर्ष करा देता है, फूट डलवा देता है और युद्ध जीत जाता है। तो अंततः उसकी विजय हो जाती है। जब युद्ध जीत गया, जब काशी को और वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया, उसके बाद उसने एक नए नगर की स्थापना की। अजातशत्रु ने एक नए पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, और ये नगर की स्थापना गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर की। तो पहले नाम पाटलिपुत्रा का पहले नाम जब अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी, उस समय इसका नाम पाटलिग्राम था, पाटलिपुत्र नहीं था। लेकिन जब बाद में ये राजधानी बना, पाटलिग्राम राजधानी बना, तो उसका नाम परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। और ये व्यापारिक और सामरिक दोनों दृष्टि से पाटलिपुत्र, ये जो नगर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब अपने साम्राज्य में इसने सभी को मिला लिया, एक नए नगर की स्थापना की, तो इसका ध्यान गया अवंती पर। इसका ध्यान गया अवंती पे। अवंती मतलब कि आज का उज्जैन। तो अवंती के साथ भी बिंबिसार की अच्छी मित्रता थी। युद्ध कोई जीत नहीं पाया था, तो उसने मैत्री संबंध, बिंबिसार और चंद्रप्रदोत ने मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। तो वापस से अजातशत्रु की उसके साथ भी, अवंती के साथ भी संघर्ष हो जाता है। तो उसने अवंती से खतरा होने को देखते हुए राजगीर, पूरे राजगीर का जो किला था, राजगीर जो उस समय का मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, पूरे राजगीर की किलेबंदी कर दी। और मगध का प्रभाव उस समय तक गंगा के दोनों ओर बढ़ गया था। मतलब कि अगर गंगा नदी के उस पार वैशाली है, मतलब वज्जी, और गंगा नदी के दक्षिण में है राजगीर, और बीच में पाटली ग्राम नामक नगर की स्थापना हो गई थी। तो इस प्रकार अजातशत्रु के समय पूर्ण रूप से गंगा नदी के उत्तर, मतलब वैशाली, वज्जी, और गंगा नदी के दक्षिण, जहां उनकी राजधानी पाटली राजगृह हुआ करती थी, तो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण तक दोनों ओर मगध साम्राज्य का प्रभाव हो चुका था, बढ़ चुका था। इतने सारे लड़ाई करने के बाद उसने कुछ अजातशत्रु ने कुछ धार्मिक कार्य भी किए, जैसे कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति कराया। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे, उसको लिखित रूप से संकलित की गई, मतलब एक बुक बनाया गया। ये बुक दो तरह से बनाए गए। पहला एक सुत, मतलब कि बुद्ध ने जो जो अच्छी बातें कही थी, जो जो उपदेश दिए थे, उसको इस सुत में लिखा गया। और जो उन्होंने नियम बनाए थे, मतलब ब्रह्मचर्य के लिए क्या नियम होने चाहिए, जीवन जीने के लिए क्या नियम होने चाहिए, उसे विनय में संकलित किया गया। इसके बाद अजातशत्रु का उत्तराधिकारी आता है उदयीन, जिसका शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व माना गया है। तो सबसे पहले उदयीन ने क्या किया कि राजधानी को परिवर्तित की। सबसे पहले राजधानी राजगीर हुआ करती थी, तो इसने राजधानी पाटलिपुत्र की, मतलब पाटलिग्राम को राजधानी बनाया और उसका नाम पाटलिग्राम से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया। इसने राजधानी क्यों परिवर्तित की? क्योंकि ये नदियों के संगम पर बसा था। जो पाटलिग्राम नगर था, ये नदियों के संगम पर बसा था। तो नदियों के संगम पर बसे होने के कारण यहाँ से व्यापार करने में भी सुविधा होती थी। आप नाव के सहारे व्यापार किया जा सकता था, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। प्लस यातायात में एक जगह से दूसरी जगह नदियों की सहायता से जाया जा सकता है। दूसरा, इसका सामरिक लाभ भी ज्यादा था। मतलब कि अगर किसी राज्य पे आक्रमण करना है, किसी राज्य की राजधानी पे आक्रमण करना है, तो आप जमीन के रास्ते से आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते से उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आक्रमण किया जा सके। तो सामरिक दृष्टि से भी उसका लाभ था। तो बिंबिसार से शुरू होकर उसके बाद अजातशत्रु और उदयीन के समय मगध विस्तार हो चुका था। मगध साम्राज्य एक भारत की सबसे महान और सबसे बड़ी साम्राज्य के रूप में उभर चुका था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र।
हर्यक वंश की सबसे बड़ी एक विशेषता है कि सबसे पहले बिंबिसार और इसका पुत्र अजातशत्रु, ये दोनों ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। मतलब जब ये दोनों शासन कर रहे थे तभी बिहार में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय हुआ। इन्होंने अपने उपदेश दिए और अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है और महावीर स्वामी को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आप इससे सेटिस्फाई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।